अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। फूलों की अधिक उपज हेतु गेंदा की फसल का प्रबंधन। ऑयस्टर मशरूम एक लाभदायक व्यवसाय, एक किसान का अनुभव। बायोगैस के महत्व एवं बनाने की विधि पर जानकारी। हमारे राज्य के जिन किसानों ने गेंदे की रोपाई कर दी है, वह उससे फूलों की अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को उचित समय पर अमल में लावें। तो गेंदे की फसल में अभी कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राम तितरी, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान मनीष पाटीदार। हम पिछले कई सालों से मेरीगोल्ड की खेती कर रहे हैं। इस समय इस खेत में जो मेरीगोल्ड लगाया हुआ है वो का गोल्डन वैरायटी है। हम इसे आधुनिक तरीके से मेरीगोल्ड की खेती करते हैं। खेती के लिए सबसे पहले हमने खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी के अंदर हमने पहले खेत को प्लाऊ किया। प्लाऊ करने के बाद उसमें रोटावेटर किया। रोटावेटर करने के बाद इसमें गोबर की खाद डाली। इसमें तकरीबन 10 ट्राली गोबर की खाद डाली 4 बीघा ज़मीन में। उसके बाद हमने इसको फिर से रोटावेटर करके वो गोबर की खाद को मिक्स किया। उसके बाद हमने नाली बनाई। ये कतार से कतार की दूरी 3 फीट और पोत से पोत की दूरी 1 फीट रखी। उस हिसाब से नाली बनाई। नाली के अंदर बेसल डोज डाला। बेसल डोज मीन्स कई प्रकार के खादों का मिश्रण जो कि पौधे को शुरुआती अवस्था में चाहिए होता है, वो उसके अंदर डाला। उसके अंदर डीएपी, पोटाश और मैग्नीशियम, फेरस, इन सब खादों को उचित मात्रा में मिक्स करके और नाली के अंदर डाला। उसके बाद ड्रिप बिछाई। ड्रिप बिछाने के बाद पौधारोपण किया। पौधारोपण 3 बाय 1 की दूरी पे किया है। 3 फीट कतार से कतार की दूरी और 1 फीट पौधे से पौधे। इसकी छुपाई के बाद हमने इसमें अभी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए ड्रिप के द्वारा लगातार इसमें पानी दिया जा रहा है और पौधे के पास नमी बना के रखी जा रही है। अभी इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए डोरे द्वारा खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो जो खरपतवार रहती है उसका नियंत्रण हो जाता है, और दूसरा ये पौधे की छुपाई हमने नाली बनाकर नाली के अंदर की है, तो नाली को वापस नाली के अंदर मिट्टी चढ़ाने के लिए भी इस डोरे से उपयोग हो जाता है। गोल्डन जो लगाते हैं फूल, वो हम बेड के ऊपर इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बेड के ऊपर लगाने से ये पौधा बहुत नाजुक होता है। वो बेड के ऊपर अगर हम इसको लगाते हैं तो अगर कोई जरा सी भी आंधी या हवा चलती है तो वो पौधा उखड़ जाएगा और पूरा खेत बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमको। तो इसलिए इसको नाली के अंदर लगाते हैं, और नाली के अंदर लगाने के बाद उसमें बेसल डोज डाल के और उसके ऊपर डोरे से मिट्टी भी डाल देते हैं। उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से चलती है, और ऊपर से जो मिट्टी डाली जाती है उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है, मैंने कि वो दबी हुई नहीं रहती है, जिससे कि उसकी जड़ें बहुत आसानी से
चलती है। उसके बाद पौधे की हाइट और पौधे को देखकर हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितना खाद पौधे को चाहिए होता है। जब पौधा 1 महीने का हो जाता है तो उसके बाद हम इसमें निर्धारित अवधि में 15 से 20 दिन में अमोनियम सल्फेट खाद 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से 15 से 20 दिनों में देते रहते हैं। हम इसकी सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के द्वारा करते हैं और इसमें ड्रिप के द्वारा नियमित बेसिस पर डेली पानी 1 घंटा डेली के हिसाब से पानी छोड़ते रहते हैं। मैरीगोल्ड में जो सबसे घातक बीमारी होती है वो होती है कि इसमें ब्लाइट आती है, जिससे कि फूल खराब हो जाता है, फूल का टिकाऊपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस बीमारी के उपचार के लिए हमें समय समय पर फंगीसाइड्स का उपयोग करना चाहिए। अच्छी कंपनियों के फंगीसाइड के लगातार उपयोग करने से बीमारियों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। जब हम स्प्रे करते हैं तब स्प्रे उस प्रकार होना चाहिए कि पौधे के हर पत्तियों पर दवाई की फुहार चली जाए, तभी जाकर वो जो रोग नियंत्रक होगा वो काफ़ी प्रभावशाली तरीके से हम कर पाएंगे। ब्लाइट के अलावा इसमें लीफ माइनर आता है और मच्छर जो रस चूसक कीट होते हैं वो आते हैं। लीफ माइनर जो करता है वो पौधों की पत्ती को खा जाता है, ऊपर से खा जाता है और ऐसे निशान बना देता है। और मच्छर जो रहते हैं वो रस चूसते हैं पत्ते का, जिससे कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और पौधा धीरे धीरे अपना उत्पादन देना बंद कर देता है। क्योंकि रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का अलग अलग बदल कर उपयोग करना चाहिए। यदि हम एक ही प्रकार की दवाई का उपयोग करते हैं तो जो कीट की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे वो दवाई उस पर असर करना बंद कर देती है। गेंदे की खेती में हमारे किसान भाइयों को समय समय पर पानी का जो मैनेजमेंट है वो रखना चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण समय पर करना चाहिए और कीट नियंत्रण समय पर करना चाहिए। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात, फसल उस समय पर होना चाहिए जब कोई त्योहारी सीजन हो या शादियों की सीजन हो, जिससे कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कमा सके। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, तूने बंसरी छुआ, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जी हाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की। प्रदेश के बहुत से किसान कृषि सह व्यवसाय के रूप में आस्टर मशरूम की उत्पादन यूनिट लगा रखे हैं, लेकिन वह लाभ नहीं ले पा रहे हैं जितना कि मिलना चाहिए, जिसका प्रमुख कारण है उन्हें सही तकनीक का ज्ञान न होना। जबकि इन्हीं में से ग्वालियर के अविनाश कुमार एक ऐसे युवा किसान हैं जिन्होंने मात्र 20,000 की लागत से शुरू की आस्टर मशरूम की खेती को मात्र 4 साल के छोटे से अंतराल में ही 25 लाख की कंपनी में तब्दील हो गई है। किसान भाइयों, साथ ही इनसे यह भी जानते हैं कि किसान किस तरह से छोटी सी लागत से आस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं और कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान भाइयों, आज मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ कैसे मैंने एक किसान से आज एक मैं कंपनी का मालिक बना हूँ। मैंने मशरूम का उत्पादन शुरू किया था वर्ष 2011 में
तब मैंने सिर्फ 20,000 रुपये की लागत से अपना मशरूम का उत्पादन शुरू किया और आज मेरी कंपनी 3-4 सालों में 25 लाख के टर्नओवर पे पहुंच गई है। मैंने पहले मशरूम का उत्पादन किया, एक छोटे से फार्म में मैंने 20,000 रुपये की लागत से मशरूम का उत्पादन शुरू किया। मशरूम की खेती करते हुए मुझे कुछ समस्या भी आई, जैसे यहाँ बीज का उत्पादन नहीं होता था पूरे मध्य प्रदेश में, तो मुझे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से बीज मंगवाना पड़ता था, जो काफ़ी मुश्किल था। फिर मैंने अपनी बीज बनाने की प्रयोगशाला शुरू की और आज मैं मशरूम का उगाने के साथ साथ मशरूम का बीज भी सप्लाई करता हूँ। मैं किसानों को मशरूम उगाने की टेक्नोलॉजी देता हूँ, मैं उन्हें बीज प्रोवाइड करता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे आसपास के राज्यों में मैं बीज की सप्लाई करता हूँ। आपके पास गेहूँ की खेती करने वाले हर किसान के पास गेहूँ का भूसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उस गेहूं के भूसे को आप जो मार्केट में 2 से 4 रुपये केजी, 6 रुपये केजी बेच देते हैं, उस भूसे को आप 25 रुपये केजी के मशरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ये तरीका ये होता है, मशरूम का बीज उस भूसे में मिलाया जाता है। हर 15 किलो भूसे में 1 किलो बीज मिलाया जाता है। 1 किलो बीज की कॉस्ट 100 रुपये होती है। उस 100 रुपये से आप 1 केजी बीज को आप 10 किलो मशरूम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपका 250 रुपये का मशरूम हो जाता है, जो जिसकी मार्केट प्राइस 350 रुपये होती है। एक छोटा सा मशरूम हाउस बनाते हैं, जिसमें बांस के रैक्स बना के, जैसे आपने देखे पैकेट रखे हुए। आपने देखा होगा मशरूम बरसात के टाइम में अपने आप ही उगाता है, क्योंकि मशरूम के लिए जो फेवरेबल सीजन होता है वो बारिश का होता है। उस मौसम में हवा में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। उस समय हवा में 80% ह्यूमिडिटी होती है। 80% ह्यूमिडिटी के साथ और टेम्परेचर आपको 25-27 डिग्रीज के लगभग होता है। उस टेम्परेचर और उस ह्यूमिडिटी को प्रोवाइड करके अगर आप मशरूम का उत्पादन करेंगे तो आप आर्टिफिशियल तरीके से उस मशरूम का उत्पादन भी कर सकते हैं, जो नेचुरली सिर्फ बरसात के सीजन में होता है। अभी मैं आपको मशरूम उत्पादन की विधि बता रहा हूँ, कैसे आप गेहूँ के भूसे के बाद उसको प्रोसेस करके पॉलीथीन के बैग में करके मशरूम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 15 केजी भूसा लेते हैं। 15 केजी भूसा के लिए हमें 1 केजी बीज की आवश्यकता होती है। भूसे को ट्रीटमेंट करने के लिए हम कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता है कार्बेंडाजाइम और फॉर्मल्डिहाइड। कार्बेंडाजाइम एक फफूंदी नाशक होता है। एक 100 लीटर की टंकी में हम पानी लेते हैं, उसमें हम दोनों केमिकल को मिलाते हैं। उसके लिए 100 ml फॉर्मलिन और 7 ग्राम बेबिस्टीन, जो कि कार्बेंडाजाइम है, उसमें मिलाया जाता है। उसमें गेहूं का भूसा मिलाया जाता है 15 किलो। 15 किलो भूसे को हम उसमें फूलने के लिए छोड़ देते हैं। 6 से 7 घंटे के बाद हम उसको निकाल लेते हैं। सारा एक्सेस पानी जो होता है हम बहा देते हैं बाहर, और जब उसमें 65% मॉइस्चर रह जाता है तब बीज मिलाकर बीज को मिश्रित विधि से हम पैकेजिंग कर देते हैं। पैकेजिंग में छोटे छोटे सिलेंड्रिकल बैग में भरा जाता है मशरूम के बीज के साथ गेहूं का भूसा। उस बीज को इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाता है 27 डिग्री टेम्परेचर पे और 80% ह्यूमिडिटी, जो मशरूम हाउस के लिए स्पेशल बनाया जाता है। उस मशरूम हाउस में हम पैकेट को रख देते हैं। इंक्यूबेशन के लिए 20 दिन के बाद माइसीलिया रन हो जाता का फेज कंप्लीट हो जाता है। माइसीलिया रन के बाद मशरूम की फ्लोटिंग बॉडी बननी शुरू हो जाती है। मशरूम की फ्लोटिंग बॉडी जब बनती है तब हमें उसमें थोड़ा फ्रेश एयर का सप्लाई करना पड़ता है मशरूम हाउस में। मशरूम हाउस में फ्रेश एयर की सप्लाई के बाद मशरूम की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर मशरूम को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब स्पोर रिलीज होने वाले हों उससे पहले मशरूम को हार्वेस्ट कर लिया जाए। मशरूम अच्छे साइज़ के हार्वेस्ट करने चाहिए। 36 से 1 घंटे तक के मशरूम अच्छे होते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद मशरूम को हम धूप में सुखा लेते हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है और छोटे फार्मर्स अपने धूप में भी सुखा के मशरूम को उत्पादन कर सकते हैं। हर मशरूम को उल्टा करके धूप में सुखा दिया जाता है। मशरूम को उसके बाद एयर टाइट पैकिंग कर दी जाती है। एयर टाइट पैकिंग के बाद मशरूम 6 महीने तक अगर उसमें नमी ना लगती है तो वो ख़राब नहीं होता है, वो आपको मार्केटिंग के लिए तैयार होता है। और उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ज़रूरत होती है, उन्हें दवाई बनने के लिए या फूड प्रोडक्ट के लिए फार्मास्यूटिकल के साथ साथ आप फूड कंपनियों को भी सप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव, बॉल हवा में, मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में। इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरी कॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा। और इसी के साथ ईटीवी स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे।
धान के कटोरा छत्तीसगढ़। जी हाँ, भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा। हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तिरली। काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की। आज के इस आधुनिक युग में हम भले ही चाहे जितनी तादाद में अनाज या सब्जियों का उत्पादन कर लें, लेकिन उसे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत तो पड़ती ही है, जिसके लिए हमारे अधिकतर किसान जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहते हैं, जिसकी आजकल बहुत किल्लत है, या फिर LPG सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं, जो कि काफी महंगे पड़ते हैं। इसलिए आज हम आपको अपने घर में बायोगैस प्लांट अर्थात गोबर गैस प्लांट कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी लाए हैं अन्नदाता कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बायोगैस है क्या। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है, जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहाँ तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए, पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम इंजन भी चला सकते हैं, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। 1 घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहां संयंत्र में डाइजेस्टर होता है, उसकी क्षमता हमें प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है, जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है। संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। किसान भाई, एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे तो खरपतवार भी कम होगी। इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि इसमें हमें आम के आम और गुठली के दाम मिलते हैं। गोबर डालने से हमें अच्छी गैस भी मिलती है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिलता है। सामान्यतः जब हम बात करें कि एक परिवार के लिए हमें किस क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, 5 से 6 अगर परिवार में सदस्य हैं तो 2 घन मीटर क्षमता का हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं।
उसके लिए हमें 50 किलो गोबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है और 50 किलो गोबर के लिए अगर हमारे पास 5 से 6 जानवर हैं तो हमें 50 किलो गोबर उनसे उपलब्ध हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पर सरकार अनुदान दे रही है। बायोगैस संयंत्र की लागत जो सबसे छोटा 2 क्यूबिक मीटर बायो कैपेसिटी का अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाते हैं उसकी लागत 15 से 18,000 के बीच में आती है, जिसमें से 8,000 रुपये सरकार दे देती है। लेकिन जो इसका पैसे मूल्य जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें या जो हमने खर्चा इस पे किया है, 1 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट से हमें 3.5 किलो लकड़ी की प्रतिदिन बचत होती है। यानी अगर 2 घन मीटर क्षमता का हमने बायोगैस संयंत्र लगाया है तो लगभग 7 किलो लकड़ी बचेगी, यानी 35 रुपये की बचत हम दिन भर में कर पाते हैं। और इस संयंत्र की लागत जो है 1.5-2 साल के अंदर ही निकल आती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज़्यादा पशु हैं उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी ईंधन की बचत तो हो ही रही है, जैसा मैंने बताया कि लकड़ी की बचत हम रोज करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे धुएं से हमारी आंखें खराब होती है, जो भी इसका काम लेता है उसके फेफड़े खराब होते हैं और रसोई खाली हो जाती है। इन सब चीज़ों में जलाने में असुविधा भी रहती है, क्योंकि जब बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो किसी तरीके का कोई धुआं नहीं आता है, जिससे हम हमारी आँखों की, फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान बायोगैस संयंत्र लगाना चाहता है और उसके लिए अनुदान लेना चाहता है या किसी भी तकनीकी जानकारी लेना चाहता है, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में स्थित है, वहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग में आकर इस प्रकार की अनुदान राशि का फायदा ले सकता है। यहाँ से हम उन्हें तकनीकी जानकारी भी देंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मंगोली, जिला नरसिंहपुर के कृषक प्रदीप सिकरवार ने। यह मक्का की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप सिकरवार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चर्चा के लिए आज आपके सामने आए हैं कि जो हमारे किसान भाई ने मक्का लगा रखी है, मक्का जिन्होंने किसान भाई लगा रखा है उनकी फसल लगभग 45-50 दिन की अवस्था पर आ चुकी होगी, यानी कि अब लगभग नर मंजरी निकलने की अवस्था शुरुआत हो चुकी होगी। तो किसान भाइयों प्रयास यह करें कि पहले आप हमारे जो किसान भाई ने मक्का लगा रखा उसमें जो भी अनावश्यक रूप से खरपतवार हो या ऐसे पौधे जिनकी बढ़वार नहीं हो सकती, उनको निराई गुड़ाई के माध्यम से निकाल करके बाहर कर दें। साथ ही साथ यदि किसान भाइयों यदि मक्का अगर ज़्यादा बलुई जहाँ ज़मीन हो वहाँ पर आप प्रयास करें खेत उनकी मक्का की अगर कतार में बुआई कर रखी है 45 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आप उसको मिट्टी चढ़ा दें। और साथ साथ किसान यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसमें अब निराई गुड़ाई कर देते हैं, पोषक तत्व तो क्या दिया जाए। आप पूरे फसल की बात करें मक्का में तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देने की संस्तुति की जाती है। आपने फास्फोरस पोटास पूरा बुआई के समय दिया होगा, और रही बात नत्रजन की आधी मात्रा यानी 60 किलोग्राम बुआई के समय दे दिया था। शेष जो नत्रजन बचती है 60 किलोग्राम, उसको 2 बराबर भागों में यानी कि 30-30 किलोग्राम नत्रजन आपको 2 बराबर भागों में देना है। एक आपने दिया होगा आपकी फसल 25 दिन की अवस्था पर आई होगी, जब आपने पहले निराई गुड़ाई की थी उस अवस्था पे दिया है। यदि जो किसान भाई लेट बुआई किए हों तो वह अभी 25-30 दिन की अवस्था वाले पे आप दें। दूसरी जो 30 किलोग्राम नत्रजन देने की बात है वह आपको देना है किसान भाई जब नर मंजरी निकलने की अवस्था आ जाए, उस अवस्था पर आपको देने की आवश्यकता है। यदि उसके पहले या बाद में देते हैं तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता प्रभाव आपकी उत्पादकता पर, वो आपकी जो कि पैसे का केवल नुकसान ही होता है। तो आप प्रयास करें नर मंजरी निकलने की अवस्था पर आपको पोषक तत्व देने की आवश्यकता है, जो कि 30 किलोग्राम मात्रा हमने बताई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों अब बात आती है कि मक्का में जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सिंचाई और जल निकास की। यदि जिस समय नर मंजरी निकलता है और टेस्लिंग होती है, जिसमें कि जैसे आप कहते हैं कि बालियाँ उसके निकलते हैं, भुट्टे निकलना शुरुआत होती है, उस अवस्था पर खेत में पानी की कमी की नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी अति आवश्यक है। और जैसा कि खरीफ का मौसम है तो इसमें हो सकता है कि कभी अधिक बारिश भी हो सकती है। अधिक बारिश की वजह से भी
आपकी मक्का की फसल को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको जल निकास की भी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। आपको सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था आपको अपने मक्का खेत में बना के रखना है। अब किसान भाइयों बात आती है कि मक्का में दो प्रमुख समस्याएं हैं जो कि हमारी मक्का की पैदावार को प्रभावित करते हैं। जैसा पहला एक आता है मक्का में तना छेदक कीट, इसका प्रकोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, कीट की जो सुंडी होती है वह जो हमारा पौधे का जो मुलायम भाग होता है वहाँ से प्रवेश करके उसको काट देती है, इससे की पैदावार प्रभावित होती है। इसके लिए किसान भाइयों कार्बारिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना कर डालें या क्विनोलफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव करें। इसके बाद किसान भाइयों एक बीमारी मक्के में आती है जिसे हम कहते हैं स्टेम राट, यानी कि तना सड़न बीमारी आती है। यह बीमारी प्रायः अक्सर किसानों के खेतों पर देखी जाती है। यदि इस बीमारी से निदान नहीं करता है हमारा किसान तो उसकी पैदावार पूरी की पूरी प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई इससे बचाव करने के लिए होता है, स्टेम राट से बचाव के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप घोल बनाएं। प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग करके आप जो हमारा जो स्टेम राट या इतना जो सड़न बीमारी है इससे निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों जैसा कि यदि आपको अगर इस मक्का से संबंधित या जो भी खरीफ की फसलें या रबी की जो भी फसलें इन सब से यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमसे आप स्वतः मिल सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। भिंडी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण। छत पर लाभदायक है ऑर्गेनिक सब्जी वर्गीय व फलदार पौधे लगाना। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।